हेलो माय डियर मैकेनिकल सुरमास, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। एंड हम लोग का टॉपिक कौन सा चल रहा है अभी हम लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज योर फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। एंड ये आपका 7th लेक्चर हो जाएगा। 7th लेक्चर हो जाएगा फोर्स एंड फोर्स सिस्टम में, यानी कि इस टॉपिक का ये 7th लेक्चर हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 8th लेक्चर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 7 8 क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज पहला जो मेरा वीडियो आया था, पहला जो लेक्चर आया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वो मेरा था इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको ये समझाया था कि क्या होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और क्या इससे और क्लासिफिकेशन से कौन कौन सा सब्जेक्ट निकलता है। तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। देन हम लोग स्टार्ट किए थे फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, इसीलिए आपका 8th लेक्चर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एंड आपका फोर्स एंड फोर्स सिस्टम में आपका 7th लेक्चर, बिकॉज ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है इस टॉपिक का, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम का। नेक्स्ट जो आप लेक्चर देखिएगा वो रहेगा आपका फ्रिक्शन का। तो आप फ्रिक्शन का आपका अगर मैं अगर बोलूँ इसके बाद जो मैं फ्रिक्शन स्टार्ट करूँगा, तो फ्रिक्शन जब स्टार्ट होगा तो अगर इस टॉपिक का यानी फ्रिक्शन टॉपिक एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका हो जाएगा फर्स्ट लेक्चर आने वाला। लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कितना लेक्चर हो जाएगा, लेक्चर नंबर 9th हो जाएगा। टोटल 9th लेक्चर आया, लेकिन फ्रिक्शन का फर्स्ट लेक्चर जा रहा। तो इस तरह से मैं आप लोग को लेक्चर वाइज जो आप देखिएगा, दोनों अलग अलग नाम रहेगा, लेक्चर अलग रहेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, एंड टॉपिक वाइज भी बताऊंगा, तो आपको आइडिया पता चलेगा कि एक टॉपिक में कितना लेक्चर आया है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये बता देते हैं आपको। आज हम लोग लगाएंगे, जैसा आप देख सकते हो, MCQ सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे। जो भी मैं अभी तक आपको पढ़ाया हूं, आज एक मैं सबसे पहले तो मैं थ्योरी बताऊंगा, देन हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन लगाएंगे जो प्रीवियस AE एंड JEE में पूछा गया है बेस्ड ऑन आपका फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। यानी कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आता है ना, उन सभी को आज मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, राइट। और जो भी मैं लगाऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही लगाऊंगा, ताकि आप उसको अगर सॉल्व कर लोगे तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे। और वैसा क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूँ जो एक तरह से उसमें 4 क्वेश्चन अंदर में छुपा हुआ है। आप एक को अगर सॉल्व करना सीख गए तो आप डिफरेंट और 4 तरीका का अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए गाइज, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आज हम लोग एक थ्योरम के बारे में पहले पढ़ेंगे, तो दैट इज योर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे आता है कि सर ये हमें बताइए कि ये पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है। तो डियर एक चीज़ बताइए, अभी तक मैं बहुत सारा लॉ आप लोग को बताया, थ्योरम बताया हूँ, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स बताया हूँ, इसके अलावा मैं बात करूँ तो लेमिस थ्योरम बताया हूँ, उससे पहले आपको बताया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम बताया हूँ। तो ये सभी जो चीज़ों में बताया हूँ आप लोग को, याद करो कि कितना हम लोग जो रिजल्टेंट सब में फाइंड आउट करते थे, तो सब में रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे, लेकिन रहता था 2 ही फोर्स, 2 नॉन पैरेलल फोर्सेस का हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे। जैसे पैरेललोग्राम याद करो, तो एक रहता था मेरा P, एक रहता था मेरा Q, और इसको हम लोग पैरेललोग्राम बना के रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे। तो होता 2 था, तीसरा जो रिजल्टेंट आता था वो भी एक तरह से फोर्स ही है, लेकिन वो तो रिजल्टेंट कहलाएगा ना, होता था 2 ही फोर्स। अब बात करते हैं लेमिस थ्योरम का। क्या रहता था, P एंड Q रहता था, एक जाता था मेरा R, तो R भी मैंने बताया था आपको, वो भी एक तरह से रिजल्टेंट ही है, तो वहां भी हम लोग 2 ही फोर्स लेते थे। अब बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या करते थे कि मेरा 3 फोर्स रहता था, इसको हम लोग ट्रायंगल बनाते थे, PQR को क्या बनाते थे, एक ट्रायंगल बना के हम लोग उसको शो करते थे। तो यहाँ भी देखो PQ, लेकिन R जो है बेसिकली वो भी एक तरह से रिजल्टेंट ही होता था। तो कहने का मतलब आप ये बोलोगे सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जो भी हम लोग थ्योरम पढ़े हैं जिसमें हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे, वो हम लोग सिर्फ 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे। तो बात यहाँ पे यह आता है कि अगर आपको ये बोला जाए कि 2 से ज़्यादा फोर्स है, जैसे PQR ना लेके मैं यहाँ पे बोलूँगा R है, S है, T है, इस तरह से देखो यहाँ पे 5 फोर्स हो गया, 6 फोर्स हो गया, 8 फोर्स हो गया, 10 फोर्स हो गया, 12 फोर्स हो गया, 15 फोर्स हो गया, तब आप उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। बिकॉज जैसे मैंने अभी बताया कि अभी जो भी हम लोग पढ़े रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का, वो तो 2 ही फोर्स का है, तो 2 से ज़्यादा आ गया सर, तब हम क्या करेंगे, तो उस चीज़ का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ट्रायंगल पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। अब समझो ये वर्ड क्या बोलता है, पॉलीगन। पोली मीन्स होता है मेनी, पोली मीन्स क्या होता है, बहुत, पोली मीन्स होता है आपका, एक सेकंड, पोली मीन्स होता है मेनी, तो पोलीगन, गन मीन्स होता है क्या, साइड्स, तो यानी कि जिसका बहुत सारा साइड होता है ना, उसको हम लोग पोलीगन कहते हैं।
तो याद करो जैसे मैं आप लोगों को बताया था ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, क्या उसमें करते थे, तो उसमें हम लोग इस तरह करके मेरा 3 फोर्स दिया रहता था, मतलब बेसिकली मेरा रहता था 2 फोर्स P एंड Q रहता था, एंड एक मेरा रहता रिजल्टेंट R रहता था, एंड इसको हम लोग पैरेलली ड्रॉ करते थे। जैसे मेरा P जिधर जा रहा Q, और इसके बाद हम जरा जिधर जा रहा P इधर जा रहा P, तो P जस्ट पैरेलल, P फोर्स के पैरेलल, Q फोर्स के पैरेलल, R फोर्स के पैरेलल, R कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसको हम लोग देखो ये मेरा हो गया और ये मेरा रिजल्टेंट दे दिया, और जो इस ट्रायंगल को क्लोज करता था वो मेरा रिजल्टेंट देता था। तो हम लोग इस जो अलग अलग फोर्सेस है ये मेरा ट्रायंगल का साइड बन जाता था। सेम यहाँ पे यही चीज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी फोर्स जितना दिया रहेगा ना उतना साइड का पॉलीगन बना लेंगे। तो अगर 4 दिया रहेगा तो 4 का पॉलीगन बना लेंगे, अगर 5 दिया रहेगा तो 5 का पॉलीगन बना देंगे। 5 अलग अलग फोर्स से एक पॉइंट से निकल रहा है, ऑब्वियसली बात है कंकरेंट होगा, नॉन पैरेलल होगा। याद है ना आप लोग को, याद है कंकरेंट और नॉन पैरेलल। कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से देखो सारा का सारा फोर्स निकल रहा है, तो कंकरेंट होगा, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद नॉन पैरेलल, क्योंकि एक दूसरे को कट कर रहा है यानी डिस्टेंस सेम नहीं है, तो ये नॉन पैरेलल हो गया। और कोप्लेनर भी, बिकॉज एक ही प्लेन पे है। ये सभी पॉइंट को ध्यान रखना, और बैलेंस तो है ही, इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही रहेगा सभी फोर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग पॉलीगन में कन्वर्ट करेंगे, और उस पॉलीगन को जो क्लोज करेगा वो देगा रिजल्टेंट। तो सेम जिस तरह 3 मेरा दिया था फोर्स, उससे हम लोग ट्रायंगल बनाते थे, यहाँ जितना दियागा फोर्स उस बेसिस पे हम लोग पॉलीगन बनाएंगे। अगर मान लो 5 दिया रहेगा तो पेंटागन बनाएंगे, 6 देगा तो हेक्सागन बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो उस तरीके से हम लोग बनाते चलेंगे और आपका रिजल्टेंट फाइंड आउट होते चलेगा। तो चलो एक एग्जाम्पल में देखता हूँ कि कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। उससे पहले थोड़ा मैं डेफिनेशन आप लोग को बताता हूँ कि ये डेफिनेशन क्या कहता है। जैसे कहा इफ द नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट मतलब एक पॉइंट से निकल रहा है, कंकरेंट फोर्सेस मीटिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, मतलब एक बॉडी में सब आके मिल रहा है, मतलब कंकरेंट सब एक पॉइंट से या तो निकल रहा है, बाहर जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, अंदर बाहर कुछ भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक बॉडी से कंकरेंट होना चाहिए, एक पॉइंट से होना चाहिए। तो आगे क्या कहा गया है यहाँ पे, ऐसा अगर होगा इफ अ नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस मीटिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिकॉज फोर्स है और फोर्स में रहता है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पे P3 क्या है, P3 बोलेंगे सर ये इसका वैल्यू है, मतलब P कोई ना कोई लोड लग रहा है, फिर फोर्स लग रहा है 10 20 40 50 कुछ भी होता, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड है। और ये जो एरो मेरा दिखा रहा है, ये एरो ये मेरा डायरेक्शन को बता रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, ठीक है। तो बेसिक बात है वेक्टर है तो दोनों होगा। तो कहा गया आगे इसमें कि देन बाय द साइड ऑफ द पॉलीगन, कहा गया इफ द नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्स, और एक बार पढ़ो, इफ द नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्स मीटिंग, एक सेकंड यहाँ से देखो, इफ द नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्स मीटिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ द पॉलीगन, मतलब जो पॉलीगन बनेगा ना उसका जो साइड होगा ना वो फोर्स को दिखाएगा। मतलब ये देखो ये मेरा P फोर्स यहाँ था, तो ये जो साइड मेरा बनाना P2 ये इस फोर्स को दिखा रहा है। यहाँ मेरा P1 था, तो ये जो मेरा P बेसिकली पॉलीगन का तो ये साइड है, ये भी एक तरह से साइड है, तो ये भी साइड है, तो साइड जो है वो उसको फोर्स को कंसिडर करेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या कहा गया है, टेकन इन ऑर्डर, ऐसे लेंगे कि रिजल्टेंट रिप्रेजेंट बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, और जो उस पॉलीगन को क्लोज करेगा वो उसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट हो गया, फिर रिजल्टेंट देगा जो उसको क्लोज करेगा। टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट मतलब मैंने कहा था ना एरो को ऑपोजिट लेंगे जो उस ट्रायंगल को क्लोज करेगा, या फिर यहाँ पे पॉलीगन है तो पॉलीगन को क्लोज करेगा, एरो जस्ट ऑपोजिट। तो बस दैट्स इट। अब चलो मैं इसको ड्रॉ करके आप लोग को समझाता हूँ कि कैसे होगा, देन हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए गाइज, तो यहाँ पे स्टेटमेंट को मैं पूरा का पूरा हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका स्टेटमेंट पूरा हो गया, दिस मच। चलिए गाइज, तो देखो यहाँ पे ध्यान देके देखना, 1 बाय 1 करके सारे फोर्स को। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो आप एंगल लोगे ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ लोगे, सबका एंगल। क्या मैं बोला आप लोग को नहीं समझ अगर आ रहा तो देखो यहाँ से, जैसे P फोर्स, तो P1 जो फोर्स है इसका तो कोई तो एंगल है नहीं क्योंकि तो हॉरिजॉन्टल के साथ सटा हुआ है। जैसे ऐसे करके मैं होता है ना, देखो ये मान लो, एक सेकंड यहाँ से समझो कि ये मेरा है, और जस्ट एक सेकंड दोनों में फोर्स ही यहाँ पे ले लेता हूँ समझाने के लिए। ये दो फोर्स आपस में, यहाँ पे कोई एंगल है, बिल्कुल एंगल नहीं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल आया ना, 10 डिग्री एंगल मान लो, ये गया 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, अब 90 हो गया, 90 बन गया। ये एंगल यहाँ है, फिर इस तरह जाएगा, आते जाएगा 120 होगा, ऐसे जाते 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 फिर ये मेरा 180 आ गया। तो ये देखो जब ये दोनों आपस में एक ही लाइन पे है तो कोई तो डिग्री है नहीं, चलिए ठीक है। लेकिन जब ये मेरा यहाँ पे देखो P2 जो गया है, P2 गया है,
तो P2 का एंगल हम लोग कहाँ से लेंगे, हॉरिजेंटल के साथ लेंगे, मतलब ये वाला हम लोग एंगल लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक वाइट पेज में आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक वाइट पेज में समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। देखो मैंने यहाँ क्या करा, कुछ फोर्स को लिया, जैसे P1 मेरा फोर्स था उसी को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, P1 मेरा था, फिर कैसे था P2 P3, डायरेक्शन भी वही ले लेता हूँ ताकि आप लोग जब मैं वहाँ पे फिगर आप समझो तो एकदम सेम बनना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। P3 मेरा कुछ यहाँ जा रहा है P3 एंड P4 कहीं यहाँ जा रहा था P4। एक सेकंड, ये तो मेरा सेम डायरेक्शन हो गया ना, थोड़ा सा इसको ऐसे करना पड़ेगा P4, ठीक है। समझो मैं अगर बोला P2 के बारे में कि P2 का कहाँ से एंगल लेंगे, तो ये वाला एंगल लेंगे, ये कुछ भी हम लोग ले लेंगे, जैसे अल्फा ले लेंगे, तो अल्फा कहाँ से लिए, आपका लिए हॉरिजॉन्टल से P2 की ओर। अब बात करेंगे P3, तो फिर से हम लोग लेंगे यहीं से, कहाँ से, आपके हॉरिजॉन्टल से ही, तो हॉरिजॉन्टल से यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंगे, तो ये मान लो बीटा हो गया, समझा, हॉरिजॉन्टल से पूरा लिए। अब बात करेंगे P4 तक का एंगल, तो ये पूरा का पूरा यहाँ हॉरिजॉन्टल से घूम के इतना आएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डिग्री होगा अल्फा बीटा ये गामा हो जाएगा, समझ आए। हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल जाएगा ना वो कंप्लीट लेंगे। ये क्यों, जब आप पॉलीगन बनाओगे ना तो वहाँ आपका हेल्प करेगा ड्रॉ करने में। चलिए अब हम लोग पॉलीगन की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम करूँगा ना, बेटर ये रहेगा तो सारा फोर्स को एक अलग अलग कलर से दिखा दूँ, तो पॉलीगन बनाने में आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, P1 फोर्स को कर देता हूँ कोई अदर कलर, जैसे ग्रीन मैंने कर दिया, P2 फोर्स को मैं अदर कलर कर देता हूँ, जैसे कि रेड मैंने कर दिया, ठीक है, और एक को तो ब्लू ही रहने देता हूँ, एक को मैं कोई अदर लाइक येलो मैंने कर दिया। चलिए अब आप समझ जाइएगा, सबको पैरेलल मुझे ड्रॉ करना है अगर मैं पॉलीगन बनाता हूँ तो P1 फोर्स इधर दिया, तो P1 फोर्स को मैंने ऐसे कर दिया। एक सेकंड ना, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा बिकॉज डायग्राम अच्छा से बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ जगह अगर नहीं होगा, ये रहा, ऊपर थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलिए P1 कैसे जा रहा, मेरा सीधा जा रहा, तो ये मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया, ये हो गया मेरा P1, ऐसे कैसे, ये मेरा साइड हो जाएगा मेरा P1 फोर्स। अब पॉलीगन का साइड बन गया फोर्स, ठीक है। अब देखो P2 कैसे जा रहा, उस डायरेक्शन पे जा रहा, तो जस्ट इसके मुझे पैरेलल लेना है, तो रेड कलर से, तो देखो जस्ट मेरा पैरेलल जाएगा, इसके पैरेलल जा रहा है ना मेरा पैरेलल, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर जी ये मेरा पैरेलल है P2, देखो पैरेलल जा रहा है, ये इसके पैरेलल जा रहा है, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस मेरा सेम होना चाहिए। ये आप कहीं भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि उसी डायरेक्शन में, हम यहाँ भी ले सकते हैं तब भी पैरेलल होगा, इस कोना में भी हम लोग यहाँ पे P2 ले सकते हैं तब भी इसके पैरेलल होगा, कहीं भी आप ले लो, ठीक है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोग को, क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए P2 हो गया, अब बात करते हैं P3 का। P3 कैसे जा रहा है, कुछ इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो मैं इधर कुछ ले लूँगा, जैसे कुछ आपका ऐसे हो गया, ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पे P3 बन गया, P3 बन गया। अब बात करेंगे P4 नीचे की ओर आ रहा, तो येलो से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये कुछ, एक सेकंड ना, ये इसको भी थोड़ा नीचे मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, सभी एक जैसा फोर्स, ये बहुत छोटा हो गया, एक सेकंड ना, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, इस वाले को थोड़ा मुझे नीचे कर लेते हैं पहले, बिकॉज सही तरह से पॉलीगन बनना चाहिए ना, अच्छा लगना चाहिए दिखने में भी। तो ये मेरा P4, एक सेकंड, P2 P3 मेरा ब्लू से था, तो मेरा P3 कुछ ऐसे जा रहा था, ओके, तो ये हो गया मेरा P3। P4 मेरा येलो से है, तो मैं येलो से करता हूँ, कुछ इस डायरेक्शन पे आएगा, ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा, एकदम स्ट्रेट आएगा, ऐसे कुछ, तो ये हो गया मेरा क्या, दिस इज योर P4, ये मेरा बन गया क्या, P4। देखो सबका मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दिया। आप बोलेंगे सर अभी तक तो मैं पॉलीगन मेरा क्लोज नहीं हुआ, मैंने कहा था डियर, पॉलीगन को क्लोज कौन करेगा, मेरा करेगा रिजल्टेंट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट, अब बोलेंगे सर अगर इसी को मैं क्लोज कर दूँ, चारे को मैं क्लोज कर दिया, तो रिजल्टेंट कहाँ से आया, तो रिजल्टेंट जो इसको क्लोज करेगा ना वो डियर इसको रिजल्टेंट यहाँ पे देने वाला, और ये हमेशा अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। देखो सब कैसे जा रहे हैं, यहाँ से सबका अगर एरो आप देखोगे तो सब जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो ये एरो ऐसे जा रहा है, ये भी एरो ऐसे जा रहा है, फिर ये एरो ऐसे जा रहा है, फिर एरो जा रहा है, तो आपको पता है रिजल्टेंट का जो एरो होगा जस्ट ऑपोजिट होगा, क्योंकि वो क्लोज कर रहा है, वो रास्ता सबका रोकेगा। तो यानी रिजल्टेंट का एरो कैसे होगा बताइए तो आप लोग, एरो होगा इस डायरेक्शन पे, ये सबको रोकेगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे इसका एरो हो जाएगा, और ये मेरा क्या दिया, ये मेरा रिजल्टेंट आ गया।
ये मेरा रिजल्टेंट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी एंगल्स। तो मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, जैसे P2 का, तो P2 का एंगल ये मैंने अल्फा ले लिया यहाँ से। तो अब यहाँ देखो P2 कहाँ पे, ये रेड वाला जा रहा है ना, तो P2 एंगल में इस तरह करके अगर मैं P1 को डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दूँ, P1 को ऐसे मैंने अगर बढ़ा दिया और इस तरह करके डॉट डॉट करके मैं यहाँ इसको अगर बढ़ा देता हूँ, तो बेसिकली क्या है, ये मेरा P2 ही जा रहा है। तो अगर मैं बोलूँगा अल्फा यहाँ कहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा ना P2, तो ये वाला मेरा हो गया अल्फा। समझा। अब देखो P3, देखो P3 में ब्लू से दिखाता हूँ, तो ये यहाँ से जाएगा यहाँ तक, ये मेरा हो जाएगा क्या, ये अल्फा था तो ये बीटा हो गया, अल्फा था तो क्या हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। अब देखो हॉरिजॉन्टल के साथ P3 बना रहा है, तो देखो यहाँ पे P3 कहाँ है, तो आपका जा रहा है वहाँ पे। तो ये अगर मैं, अब बताइए यहाँ पे जो बीटा होगा कैसे हम लोग लेंगे, तो सर जी हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे, मतलब इस तरह मैं करूँगा ना, तो ये वाला मेरा बीटा यहाँ देगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे। अब देखो यहाँ पे P4 यहाँ येलो से है, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल से ये घूम के पूरा आएगा, और ये मेरा मान लो हम लोग गामा ले लिए, तो यहाँ देख लो P4 मेरे यहाँ पे है, तो ये यहाँ से पूरा घूम के जाएगा ना, ये आपका क्या देगा, ये आपका देगा अल्फा बीटा एंड ये देगा गामा। तो इस तरीके से हम लोग एंगल को लेंगे सभी का। बाकी ये वाला तो रिजल्टेंट वाला है, तो रिजल्टेंट वाला तो P1 के साथ बना रहा है, वो अलग मैटर करता है उसका। अब बोलेंगे सर इसका हम लोग, तो आपको पता है इसका फाई लेके चलते थे tan फाई, वो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल का कितना बना रहा है, तो वो तो हम लोग फॉर्मूला के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंगल को ड्रॉ करते हैं, और वैसे ही हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, इसी तरीके से मुझे ड्रॉ इसको करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो सेम चीज़ जो है रेप्लिका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो ये P1 मेरा है, तो P1 यहाँ कर दिए मैंने, ये मेरा P2 गया है, तो ये देखो ये मेरा P2 है, उसके पैरेलल P3 इसके पैरेलल, P4 के पैरेलल, और उसको क्लोज कर रहा, वो मेरा रिजल्टेंट दिया, और रिजल्टेंट का जस्ट एरो अपोजिट है, सब मेरा जा रहा था, जैसे सब मेरा ऐसे घूम रहा था एंटी क्लॉज, तो ये मेरा रिजल्टेंट वाला एरो क्लॉकवाइज घूम रहा, उसको क्लोज कर रहा, मतलब रोक दिया कि बस आपका काम खत्म, अब अपना ट्रेन को रोको, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे रिजल्टेंट देना है, अब तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे, अब हमको जोड़ना पड़ेगा। होता नहीं, आप पैसा कमा रहे हो, आप पैसा को सेव करते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए, आपको घर बनाना, कुछ भी बनाना, तो आप सेव करते हो, मनी सेव करते हो, एक टाइम आएगा कि नहीं अब चलो बनाते हैं, तो अब रोक रहा है, रिजल्टेंट करते कि अब जोड़ के देखो, अब मुझे पैसा निकालना है, अब हमको काम करना है, तो रिजल्टेंट एरो मतलब वो रोक रहा है कि अब उनको फोर्सेस को बढ़ने नहीं देंगे, मतलब अब पॉलीगन बड़ा नहीं होगा, अब रिजल्टेंट आने वाला है, तो एरो को वहाँ पर क्लोज कर देते हैं, और वो अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। तो ये होता है मेरा पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्सेस का यूज़ करके पॉलीगन बनाते हैं और उसका रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। समझ आया? चलिए, तो ये होता है डियर इसका यूज, एंड यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो आपका फिगर यहाँ पे दिया ही हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कलरफुल यहाँ पे कर दिए इसलिए ताकि आप लोग को समझ आए। ठीक है, चलिए वैसे रहने देते, कोई इशू नहीं है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे वेरियस तरह का कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, डोंट वरी, आप हड़बड़ाना नहीं, लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहेगा। देखो कहा गया यहाँ पे कंकरेंट फोर्स कुछ है, कंकरेंट है मतलब एक पॉइंट से निकल रहा है, जो मैंने अभी जस्ट कहा ना पॉलीगन से रिलेटेड एक मेरा है, ये पॉलीगन कहा ना, इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन एक लाया हूँ ताकि आप कनेक्ट करके समझो कि सर इस तरह का क्वेश्चन कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। और देखो ये पूछा गया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया है, देख सकते हैं यहाँ पे CGPSC 20 अप्रैल 1 सिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। पूछा ये क्या था कि कंकरेंट मेरा कुछ फोर्सेस है, कौन कौन सा फोर्स है, 2 है, √3 है, 5 है, √3 है एंड 2 न्यूटन है, सभी किलो न्यूटन में दिया गया है, जो कि कंकरेंट एक पॉइंट से मेरा निकल रहा है। एक्ट एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन टुवर्ड्स द रिमेनिंग 5 एंगुलर पॉइंट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। थोड़ा सा समझने यहाँ पे आप एक चीज़ खाली यहाँ पे सोचिएगा, सर जी ये मेरा रेगुलर हेक्सागन क्यों कह रहा है, ये तो कनकरेंट है, और कनकरेंट मीन्स एक जगह से मेरा यहाँ पे कितना दिया है, 1 2 3 4 और 5 दिया है। देखो 1 2 दिया है, √3 दिया है, 5 दिया है, √3 दिया है और 5 दिया, गिनो 1 2 3 4 5। यहाँ पे सर 5 फोर्सेस का बात किया, लेकिन कहा गया हेक्सागन, और सर ये कनकरेंट कहा गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 2 3 4 एंड 5। सर ये 5 है, अगर पॉलीगन भी बनाएंगे तो 5 बनेगा, 6 क्यों कहा, आपको याद होगा ना कि 5 फोर्स दिया रहेगा तो एक तो रिजल्टेंट आने वाला है, तो उसको जोड़ के हेक्सागन बनेगा,
क्योंकि जस्ट मैंने कहा यहाँ से देखो थोड़ा सा इसमें कितना यहाँ पे है, P1 है, P2 है, P3 है और P4 है, लेकिन बना यहाँ पे कितना, देखो यहाँ पे 5 बना, देखो एक साइड, दो साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 1 2 3 4 5 बना है। तो 4 फोर्स है तो 5 बनेगा, 5 है तो 6 बनेगा। अगर हेक्सागन बनेगा तो 5 फोर्स दिया रहेगा, ऑक्टा बनेगा 8 वाला गन बनेगा तो 7 फोर्स दिया रहेगा, तो ऑक्टागन बनेगा। समझ आया मेरी बात? इस तरह से पेंटागन बनेगा तो 4, जैसे यहाँ पे पेंटागन बना है। तो इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को फोकस देना है कि पकड़ना क्वेश्चन को, कि जैसे यहाँ पे हेक्सागन बोल दिया, कंकरेंट है मतलब कंकरेंट फोर्स को हेक्सागन बनाया गया है, तो ऑब्वियसली 5 फोर्स रहेगा तब जाके हेक्सागन बनेगा। समझ आए? तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। रिजोल्यूशन से करेंगे, सिंपल, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल। इसी में अगर बोलूँ कि कैसे हम लोग रिजोल्व करेंगे, तो इसको मैं P4 को कर लूँगा। देखो इसको रिजोल्यूशन यहाँ थोड़ा मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। ये मान लो P1 है, P1 तो कोई टेंशन है नहीं। P2 का बात करते हैं, P2 को मैं हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट कर दूंगा। अल्फा दिया गया ना, तो P2 कॉस अल्फा आ गया। P3 को, तो P3 भी तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या आ जाएगा यहाँ पे P3 कॉस बीटा। इसको मैं हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्या, P4 कॉस गामा। तो देखो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, सो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट हो जाएगा। उसी तरह सम ऑफ वर्टिकल भी फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ इसका भी वर्टिकल फाइंड आउट करेंगे, इसका भी वर्टिकल फाइंड आउट करेंगे, इसका भी वर्टिकल फाइंड आउट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेंगे और रिजल्टेंट क्या होगा, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस सम ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर रूट अंडर में आ गया मेरे रिजल्टेंट। समझ आए मेरी बात? तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वही चीज़ मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। चलिए डियर, तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बनाने की और ट्राई करते हैं। बहुत मैंने समझा दिया, आप लोग को समझ गए होंगे कि कैसे होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा इतना बड़ा जगह है नहीं, क्योंकि इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। देखना तो कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे दिया गया है। एक फोर्स दिया गया है 2, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है क्या, हेक्सागन। तो डायरेक्ट मैं हेक्सागन बनाता हूँ। तो अगर मैं इस तरह करके यहाँ पे एक चीज़ करा देता हूँ कि कनकरेंट है और यहाँ से कुछ इस तरह गया है, जैसे गया यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ, एक गया है 2, तो यहाँ दिया इस तरह 2 किलो न्यूटन। एक रह गया √3, तो मान लेते इस तरह करके गया है। एक गया है मेरा √3, एक क्या गया मेरा 5 गया है, तो एक मेरा गया यहाँ से 5 गया है इस तरह करके 5, सब किलो न्यूटन पे है, किलो न्यूटन पे है। फिर एक गया कितना मेरा 2 है, √3 हो गया, 5 हो गया, फिर √3 है, तो फिर मेरे कितना आ जाएगा यहाँ पे √3 आ जाएगा किलो न्यूटन। एंड और एक आपका 2 है, कितना है मेरा 2 तो हो ही गया ना यहाँ पे। अच्छा, और एक 2 दिया, 2 यहाँ पे 2 दिया गया है, तो एक मेरा यहाँ से जो है 2 भी हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे किलो न्यूटन। तो इस तरह से कनकरेंट दिया गया। अब इसको मुझे क्या कन्वर्ट करना है, पॉलीगन में। तो हेक्सागन डायरेक्ट दे दिया गया, तो हेक्सागन तो आपको बनाना आता ही है, तो मैं इसी को अब हेक्सागन में डायरेक्ट कन्वर्ट करके आप लोग को बता रहा हूँ। तो चलो डायरेक्ट हेक्सागन हम लोग यहाँ बनाते हैं। उसको बनाने का झंझट नहीं है, आप लोग डायरेक्ट हेक्सागन बनाओ, क्योंकि आपको पता है हेक्सागन कैसे बनता है। तो हेक्सागन बनता है सर इस तरीके से। ये तो पहला वाला क्या मेरा था, आपको याद होगा 2 किलो न्यूटन था। कितना था, देखो यहाँ पे 2 था। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते चलूँगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद आपको दिया गया था √3, तो कुछ मेरा √3 ऐसे आएगा। कैसे हेक्सागन बनता है, मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ आप लोग के लिए हेक्सागन, तो कुछ इस तरह बनता है। ये रहा सर, ये रहा, एंड ऐसे कुछ, एंड फिर ऐसे जाता है और फिर ऐसे जाता है, ठीक है। एक सेकंड, ऐसे जाता है और ऐसे जाता है। ये मेरा हेक्सागन बन के रेडी हो गया। एक सेकंड थोड़ा अच्छा से बना देता हूँ। ये देखो हेक्सागन बन के रेडी यहाँ पे हो गया। एक सेकेंड, हेक्सागन बन के रेडी है। इसी तरह हेक्सागन मेरा बनता है, देखो 1 2 3 4 5 6 साइड मेरा बन गया, ठीक है सर। अब फोर्सेस देखो कितना दिया गया, एक दिया गया था मेरा 2 किलो न्यूटन, छोड़ो सिर्फ 2 लिखो। ये दिया गया √3, सभी तो किलो न्यूटन में ही है। ये मेरा दिया गया था 5, ठीक है। एक मेरा दिया गया √3, फिर एक दिया गया आपका 2, और एक दिया गया आपका, एक तो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली ये R मेरा रिजल्टेंट देगा, और मेरा 5 यहाँ पे दिया गया था, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये चीज़ है। सबका एरो कैसे जाएगा, इस तरह एरो एक जैसा जाएगा, एक जैसे जाएगा, एक जैसे जाएगा, एक जैसे जाएगा, एक जैसे जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट वाला ऑपोजिट डायरेक्शन पे एरो होगा। अब मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रिजोल्यूशन हम लोग करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 कर सबको, देखो 2 को और √3 को रिजोल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। तो बाकी को रिजोल्व करना पड़ेगा, किसको, 5 को, √3 को और 2 को करना पड़ेगा। इन तीनों को मुझे करना पड़ेगा। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। √3 को पहले करते हैं। तो एक तो मेरा हॉरिजॉन्टल में आएगा और मेरा वर्टिकल में आएगा। बात यहाँ पे कहानी स्टोरी ये आ जाता है, द पॉइंट इज, सर जी एंगल कहाँ से पता चलेगा। तो
तो थोड़ा सा डियर एक चीज़ मुझे बताइए आप लोग, इंटीरियर एंगल क्या होता है। अब देखो ये मैथमेटिक्स का चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि जो हेक्सागन होता है ना, इंटीरियर एंगल सबका 120 होता है, तो इसका भी 120 होता है, ये होता ही है। जैसे होता है ना, आप लोग अगर मैं बोलूँगा इस तरह करके कि मेरा इक्विलिनियर ट्रायंगल है तो सबका 60-60 होता है, ठीक है। सेम इसी तरह इसका 120 होता है, तो सबका यहाँ पे 120 होगा। जैसे कि इसका भी हो जाएगा 120 एंगल, इसके भी अंदर का इंटीरियर एंगल 120 होगा, यहाँ भी आपका 120 होगा, यहाँ भी आपका 120 होगा, और यहाँ भी आपका 120 हो जाएगा। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, या फिर बोल सकते हैं सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस ऑफ ईच फोर्सेस। तो चलो वन बाय वन करके यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले √3 का करेंगे तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, ऊपर तरफ मेरा वर्टिकल में आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, अच्छा पूरा का पूरा 180 होता, तो अगर ये मेरा 120 था तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी ये तो मेरा 60 आ जाएगा, तो ये मेरा 60 हो गया, तो बस मुझे मिल गया 60, मुझे मिल गया। सटा हुआ तो कॉस आएगा, तो यानी कि आ जाएगा यहाँ पे √3 cos 60, ऊपर जाएगा क्या यहाँ पे √3 sin 60, ठीक है। √5 का करते हैं। देखो √5 का अगर मैं करूँगा, एक सेकंड यहाँ मुझे थोड़ा सा ना फिगर को और बड़ा बना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे रूट वगैरह लिखेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ये ठीक रहा, एक सेकंड ना, मुझे थोड़ा सा बैक जाने दीजिए और लेट मी बिगर दिस साइज। ओके, अब सही है। ओके, √3 यहाँ से आ जाता है, यहाँ 60 आ जाएगा। अगर टोटल मेरा 120 यहाँ से यहाँ तक होता है ना मेरा 180, तो अगर 120 हुआ तो बचेगा मेरा क्या 60 बचेगा, तो मैंने ये वो करा। तो यह आ जाएगा मेरा यहाँ पे √3 cos 60, ऊपर तरफ जाएगा मेरा क्या यहाँ पे √3 sin 60। अगर √5 का करेंगे तो ये भी आपका आएगा, एक तो मेरा जाएगा इस डायरेक्शन पे और एक मेरा जाएगा इस डायरेक्शन पे आएगा। राइट, यहाँ भी आपका 120 ही एंगल होगा ना, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, ये इसका भी 120 ही होगा, 120 ही होगा, ठीक है। तो अगर 120 टोटल हो जाता है, 120 अगर इसका टोटल हो जाता है तो बीच में कट करता है मेरा, तो बीच में अगर कट करता तो इधर 60 इधर 60 आ जाएगा। मेरा बात समझ आएगा नहीं, इस तरह के जो हेक्सागन होता है ना बीच को कट करता है। तो अगर 120 होता है इंटीरियर एंगल तो उधर 60 होगा इधर 60 होगा, इट मीन्स इधर भी आपका 60 एंगल होगा और इस साइड भी आपका 60 एंगल होगा। या फिर आप बोल सकते हो कि ये आपका वर्टिकल के साथ, चलो मैं दूसरा तरीका आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ एंगल का निकालने का, ठीक है। एक तो वो आपका 120 ले सकते हो, या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ भी इसका 120 का बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ 120 बनता है हेक्सागन में। तो अगर 120 बन गया तो इधर आपका कितना हो जाएगा 60 होगा। तो आप जैसे घुमा के लो, आपको ये लाना है कि 60 कैसे आ रहा है, तो इसी तरह करके ले लेना यहाँ पे। अगर ये आपका 120 हो गया तो ये आपका कितना हो गया मेरा, ये आपका 60 हो गया। तो अब देखो रिजोल्व करो यहाँ से, तो 60 है तो इधर कितना आ जाएगा मेरा, ये फोर्स कितना था 5 था ना, तो आ गया यहाँ पे 5 cos 60 एंड ऊपर चल जाएगा 5 sin 60, ठीक है। देखो ये मेरा फिर से क्या है 120 है, तो इसको हम लोग कैसे रिजोल्व करेंगे, तो 3 को तो करने का जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। बात करते हैं 2 का, तो 2 का एक आएगा इधर डायरेक्शन पे आएगा और एक जाएगा इस डायरेक्शन पे आएगा। तो एंगल का बात करेंगे तो देखो ये आपका 120 दिया गया है, तो ये जो आ जाएगा दिस इज योर 60, ये क्या आ जाएगा मेरा 60 आ जाएगा। तो यहाँ से लेंगे हम लोग कितना आ जाएगा, ये 60 है तो आ जाएगा यहाँ पे 2 फोर्स था ना, 2 cos 60 एंड ये आ जाएगा 2 sin 60। रिजल्टेंट को भी हमको रिजोल्व करना पड़ेगा, तो रिजोल्व इसका आ जाएगा ये और इधर से एक आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। चलिए भाई इसको देखते हैं, इसका कैसे हो जाएगा, तो ये वाला एंगल सर 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो ये मेरा दिया 120 तो ये 120 और ये 60, क्योंकि पूरा का पूरा 180 आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया मेरा कितना 60 एंगल यहाँ आ जाएगा। तो मैं अगर बात करूँगा यहाँ पे r cos 60 आ जाएगा और यहाँ पे r sin 60 आ जाएगा। बस यही थोड़ा लिखने में ही औच पोच लगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बस अब क्या करना आपको, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल। अगर बात करें सम ऑफ हॉरिजॉन्टल क्या क्या आएगा, तो देखो हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आया, एक तो आपका 2 भी हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल √3 cos 60 हॉरिजॉन्टल, और क्या आएगा r cos 60 हॉरिजॉन्टल, और क्या मुझे हॉरिजॉन्टल मिला यहाँ पे अगर बात करेंगे 5 cos 60 5 का बात करेंगे तो ये भी हॉरिजॉन्टल है। अब बात आई यहाँ पे √3 हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे बात करेंगे 2 cos 60 हॉरिजॉन्टल है, एंड आपका रिजल्टेंट वाला ले लिए, मतलब 1 2 3
4 5 6, तो इस 6 को सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे निकालूंगा सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0। तो सारे को आप यहाँ पे लिखो और सम ऑफ दी वर्टिकल एक बार निकाल लो, जो भी वर्टिकल मेरा दिया गया है उन सभी को निकालो। तो वर्टिकल में यहाँ पे क्या दिया गया, तो वर्टिकल में अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे वर्टिकल, जैसे मान लो √3 का बात करें वर्टिकल, तो आ गया √3, एक सेकंड हाईलाइट में लेने दीजिए, तो √3 sin 60 वर्टिकल, 5 का देख लो 5 sin 60 वर्टिकल, √3 वर्टिकल है नहीं उसको जाने दीजिए। अब बात करते हैं 2 का, तो 2 का आ जाएगा 2 sin 60 वर्टिकल और r sin 60 रिजल्टेंट वाला, तो यहाँ पे 4 आ गया वर्टिकल का और आपका 6 आ गया हॉरिजॉन्टल का। सबको समेशन करेंगे और देन रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो आप इस तरीके करके यहाँ पे जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप सिंपली क्या करोगे, सारे फोर्सेस को यहाँ पे लिखोगे। जैसे अगर मैं क्या करूँ, सबको यहाँ पे करूँ, तो बस खाली को डायरेक्शन ध्यान देना है, ऑपोजिट एक डायरेक्शन है उसको नेगेटिव ले लेंगे, एक पॉजिटिव ले लेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं √3 cos 60 को, तो ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है, राइट, ओके। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, √3 cos 60, राइट। फिर आ गया मेरा पे प्लस, यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया, भूल दिया, 2 आ जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे मेरा 5 था, तो 5 देखो 5 cos 60 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, तो उसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा 5 cos 60, है ना। फिर आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या 3 है, √3 भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब हम लोग माने थे, याद है जैसे मैंने कहा कि इधर हम लोग लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन और अगर इधर जाएगा तो उसको लेंगे हम लोग नेगेटिव। तो इस वाले में -√3, तो -√3 और क्या आ जाएगा 2, सेम इसी तरह माइनस आ जाएगा 2 cos 60, सब पीला वाला रहे हॉरिजॉन्टल है सब, और r भी अपोजिट है मेरे, फिर से माइनस r cos 60 इज इक्वल टू 0, या फिर आप सबको उधर भेज देते सब प्लस आ जाता है। तो यहाँ से सम ऑफ कितना मिल जाएगा आपको, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे फोर्सेस मिल जाएगा। अब बात करेंगे सम ऑफ वर्टिकल, तो सम ऑफ वर्टिकल सब ग्रीन वाला है, तो ग्रीन में देखो मात्र 4 ही दिया गया है, तो 1 में जैसे मात्र सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका यही √3 sin 60, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाले को, इस बार हम लोग ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं, आप नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो, है ना, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, √3 sin 60, फिर ऊपर ही है प्लस ले लेंगे 5 sin 60, फिर बात करेंगे 2 sin, अब देखो नीचे r भी ऊपर जा रहा है ना, इसको भी रिजल्टेंट वाला भी ऊपर जा रहा है, इसको भी पॉजिटिव लेंगे, तो चलो इसको भी लिख देते हैं r sin 60 एंड माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 60 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को से इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो वहाँ से मुझे r मिल जाएगा, इससे भी कैलकुलेट करेगा r मिल जाएगा। तो ये अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकता हूँ। यहाँ से आपको पता बाकी रिजल्टेंट अगर यहाँ से डायरेक्ट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो r इक्वल टू यू नो दैट क्या करते हैं हम लोग, रूट अंडर कर देते हैं सम ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर और प्लस सम ऑफ वर्टिकल का होल स्क्वायर। और अगर आपको बोलेगा आपका दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या करेंगे, सम ऑफ वर्टिकल डिवाइड बाय सम ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो आप इस तरीके से दोनों चीज़ों को निकाल सकते हैं, इसका रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट एंड ये tan phi हो गया क्या, या फिर tan थीटा जो आप बोलोगे, फाई ही लेके चलोगे तो tan phi क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, बस। तो सिंपल तरीका, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो इसका रिजल्टेंट। समझ आया कैसे आपको फाइंड करना है। तो आप देखो ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लिया कि यहाँ से आपको बहुत तरीका समझ आ गया कि किस तरीके से हम लोग पॉलीगन का निकालेंगे रिजल्टेंट और निकालेंगे वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट और आपका डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। समझ है। इसका एक आपका ट्रिकी है, एक ट्रिक भी है। अब मैं आपको ट्रिक तो बताता हूँ, अब मैं आपको ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ। तो मुझे इस वाले को यहाँ पे हटाता हूँ, मैं आपको ट्रिक अब बताता हूँ। ये जब भी कभी आएगा तो इतना मत करना, एक थोड़ा सा एक बेसिक है, आप ये एक तरह से ट्रिक समझ लो, ठीक है, किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ये तरीका है कि चूंकि हेक्सागन है ना, तो स्टार्ट कहाँ से किया, फोर्सेस को आप लिखो। तो पहले सर 2 दिया गया था, फिर आपका √3 दिया गया था, ठीक है, √3 के बाद 5 दिया गया था, 5 के बाद आपका √3 था और फिर आपका 2 था, यही था 1 2 3 4 5 फोर्सेस था, ठीक है, 5 फोर्सेस था। तो मैं क्या करूँगा, इंटीरियर एंगल कितना होता है 120 होता है ना, तो 120 तक चलेंगे, एक खास डिफरेंस एंगल लेके। जैसे तो ये लिख लो सबसे पहले 30, तो 30 से फिर 30 का डिफरेंस लो, तो कितना आ जाएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी 0 से, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल जब बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल का तो कोई एंगल है नहीं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, मैंने भूल गया, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार लेंगे हम लोग 0 एंगल 0 डिग्री, फिर 30 जोड़ लो, फिर 60 आ गया, फिर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और 90 के बाद कितना आ जाएगा 120। देखो लास्ट 120 तक आया, 1 2 3 4 5 लिए, चलिए
सर 5 हम लोग ले लिए यहाँ पे, और एक मेरा 0, एक सेकंड यहाँ मैंने कुछ गलती करा है, 6 आना चाहिए 0 को लेकर। तो 30 के बाद आ गया मेरा 60, 60 के बाद आ गया 90 और फिर आ गया 120। 1 2 3 4 5, हाँ 5 तो आ ही गया था, 5 आपका आ गया। 5 फोर्स के लिए 5 एंगल ले लिए। अब आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, एक बार हॉरिजॉन्टल ले लेना है, एक बार वर्टिकल लेना है। जैसे सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल जब हम निकालेंगे ना, तो सब का सबको मैं कॉस मान लूंगा, हॉरिजॉन्टल कॉस के साथ ले लेंगे। आपको पता है ना हॉरिजॉन्टल में सभी का सभी, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कॉस आया है, थीटा हम लोग उसके साथ टच होता है, याद है ना, tan फाई किसके साथ 10 हो जाता है। इस तरह जब हम लोग पी एंड क्यू लेते थे फोर्सेस, तो रिजल्टेंट जो आता था हॉरिजॉन्टल के साथ टच करता था, तो मैं हॉरिजॉन्टल को मान लेता हूँ कॉस। तो सब जो है एक बार कॉस में लिखेंगे, एक बार साइन में एंगल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, जैसे यहाँ पे सिंपल मैं करूँगा, 2 है ना, तो 2 को लिखो एक बार, तो 2 और फिर कॉस लिखो, और जो सामने वाला डिग्री है उसके जस्ट सामने वाला वो लिख दो, यानी 2 cos 0 डिग्री। तो इस तरीके से सब लिखेंगे। तो एक बार लिखेंगे 2 cos 0 डिग्री, फिर करेंगे प्लस, अब क्या 3 को लेंगे तो √3 आ गया, फिर हो गया मेरा फिर से cos लिखो, और अब क्या 30 डिग्री, तो अब लिखेंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, फिर प्लस करो, अब 5 को लिखो तो 5, फिर लिखेंगे cos, और अब कौन सा 60 डिग्री, तो अब लिखेंगे 60 डिग्री। तो इस तरीके से लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 cos 60 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे √3, ये मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे जगह नहीं बचा, तो प्लस क्या आ जाएगा √3 cos 90 डिग्री, एंड प्लस आ जाएगा 2 cos 120 डिग्री। एक हॉरिजॉन्टल हो गया। अब बात करेंगे हम लोग सम ऑफ द वर्टिकल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सम ऑफ द वर्टिकल के बारे में। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ द वर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो सम जब वर्टिकल लेंगे तो सबको अब साइन में ले लो। किसको ले लो, साइन में ले लो। तो फिर वही लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, फिर साइन के साथ 0 डिग्री करेंगे। तो बस ये करना है। तो 2 फिर आ गया साइन 0 डिग्री, फिर क्या करेंगे यहाँ पे आ जाएगा √3 साइन 30 डिग्री, फिर आ जाएगा प्लस मेरा 5 साइन 60 डिग्री, प्लस आ जाएगा √3 साइन 90 डिग्री, एंड प्लस क्या आ जाएगा आपका 2 साइन 120 डिग्री। यहाँ से आपको सम ऑफ वर्टिकल मिल जाएगा, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। फिर से आपको यही वाला फॉर्मूला अपनाना, कौन सा, ये वाला, √अंडर सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल का सम ऑफ द वर्टिकल स्क्वायर, और tan फाई इक्वल टू सम ऑफ द वर्टिकल डिवाइड बाय सम ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से आप इस तरीके से फाइंड आउट इसको कर सकते हो। समझ आए मेरी बात या नहीं, तो ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग को बड़ा ध्यान से रखना है। यहाँ पे समझ तो आपको आ रहा ना कि आपका √3 साइन 60 था, प्लस इसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ, ठीक है। √3 साइन 60 क्या था यहाँ पे, √3 साइन, एक सेकंड, √3 साइन 90 था, इसके साथ 90 है। तो बस इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द वर्टिकल का वैल्यू। देखो इसको मैंने गड़बड़ यहाँ पे कर दिया, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0 था, और √3 cos 60 था ना, इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ। क्या था यहाँ पे, √3 cos 60 था, यहाँ पे था आपका √3 cos 60, और ये था सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, राइट। चलिए गाइस, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए, बड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है, बड़ा एक हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना लिए। द मैक्सिमम फोर्स विच एक्ट ऑन अ कनेक्टिंग रड। एक कनेक्टिंग रड क्या होता है आपको पता है कि नहीं, कनेक्टिंग रड ये मेरा पिस्टन होता है, ठीक है, ये मेरा सिलेंडर रहता है, सिलेंडर के अंदर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये मेरा कनेक्टिंग आपका पिस्टन है, और ये मेरा इस तरह करके यहाँ से कनेक्टेड रहता है कनेक्टिंग रड, ठीक है। सिलेंडर है, ये मेरा क्या कनेक्टिंग रड है, और ये मेरा सिलेंडर है। तो सिलेंडर में बोल रहा है कि जो मेरा मैक्सिमम फोर्स पड़ता है किसके चलते होता है, क्या मेरा गैस प्रेशर के चलते आता है मेरा प्रेशर फोर्स पड़ता है, या फिर आपका इनर्शिया पिस्टन के चलते पड़ता है, इनर्शिया पिस्टन के चलते, या फिर फ्रिक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रड, कनेक्टिंग रड का फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इसका क्यों होगा, ये बोल सकते थे पिस्टन जो है, पिस्टन आगे पीछे होता है उसके अंदर सिलेंडर के अंदर, तो वो फ्रिक्शन होता है। जैसे ये देखो, ये टच यहाँ कर रहा है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, यहाँ फ्रिक्शन आएगा, और जब ये पिस्टन कनेक्टिंग रड को आगे पीछे करेंगे तो ये मेरा रगड़ाएगा यहाँ पे, तो ये आ सकता था, तो ये तो नहीं होगा। और फोर्स ड्यू टू क्रैंक पिन, देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आंसर होना चाहिए ए नंबर। वाई, रीजन समझो। याद है आपको 4 स्ट्रोक डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक जो आईसी इंजन होता है उसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले होता है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या हो जाता है, मेरा फ्यूल अंदर आता है, ठीक है,
तो आपको याद होगा 4 स्ट्रोक होता है, पहला जो स्ट्रोक होता है उसको बोलते हैं सक्शन। क्या होता है मेरा? सक्शन। मैं आपको ड्रॉ करके ही समझा देता हूँ, एक बार आपको समझ आएगा। तो बेसिकली प्रेशर के चलते ही जो है वो पूरा का पूरा मेरा साइकिल चलता है, राइट। तो देखो यहाँ पे पहला वाला हो गया सक्शन, मैं आपको आईसी इंजन में सब ये पढ़ाऊंगा। सक्शन, फिर आ जाता है कंप्रेशन, फिर थर्ड नंबर में बोलते हैं उसको पावर, क्योंकि वहाँ पे मुझे पावर स्ट्रोक मिलता है। और फोर्थ नंबर में एग्जॉस्ट कर जाता है, सारा जो धुआं बन जाता है ना जलने के बाद, वो धुआं बाहर निकलता है। आप देखते हो ना सिलेंडर से निकलता है, जो आपका एग्जॉस्ट वाला पाइप होता है बाइक वगैरह में भी या कार से भी धुआं निकलता है खराब होने पर, तो वो एग्जॉस्ट होता है। खराब होने से वो ब्लैक या वाइट निकलता है। तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट कैसे होता है? देखो ये मेरा पहला स्ट्रोक, ये दूसरा मैं बना रहा हूँ, ये तीसरा, और एक सेकंड जगह यहाँ नहीं मिला, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4। पहले वाले में क्या होता है? सक करता है। सक किसको करता है? फ्यूल को सक करता है, ठीक है। यहाँ पे जो है फ्यूल को सक करता है। तो ये मेरा है पिस्टन, ये कनेक्टिंग रड, और यहाँ पे रहता है एक वाल्व रहता है। क्या रहता है? एक वाल्व रहता है, जो ओपन वाल्व रहता है और क्लोज वाल्व रहता है। 2 वाल्व रहता है, यहाँ एक वाल्व लगा रहता है और यहाँ एक वाल्व रहता है, ठीक है। ये ओपन वाल्व है और ये मेरा क्लोज वाल्व है। तो अब जब ओपन वाल्व है तो ये खुल जाता है, मतलब खुल जाता है तो कैसे आपको बताते हैं। ओपन वाल्व खुल गया तो थोड़ा ये अंदर चल जाता है, ऐसे खुल गया। तो अब क्या होता है, इसके थ्रू जो है वो फ्यूल मेरा इंटर कर जाता है। इसके थ्रू मेरा फ्यूल क्या हो जाता है? मेरा इंटर कर जाता है। यहाँ पे मेरा फ्यूल इंटर किया। अब ये फ्यूल क्या होता है? देखो कभी भी पेट्रोल को फ्यूल मत बोलना, क्योंकि पेट्रोल इंजन में अलग फ्यूल होता है और आपका डीजल इंजन में अलग फ्यूल होता है। अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूँ, बताइए कितना स्टूडेंट को पता है कि जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल इंजन का मैं बात करूं, ठीक है, पेट्रोल इंजन में बताइए फ्यूल क्या होता है? फ्यूल क्या होता है? फ्यूल, तो जिसको पता होना चाहिए कि फ्यूल जो होता है बेसिकली एयर प्लस पेट्रोल को बोलते हैं। एयर पेट्रोल के मिक्सचर को मैं फ्यूल बोलता हूं। सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है, एयर भी होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा डीजल इंजन का, तो बताइए डीजल इंजन में है, उसमें फ्यूल मेरा क्या होता है? तो सर जी डीजल इंजन में सिर्फ और सिर्फ मेरा एयर ही फ्यूल होता है। आप समझो, डीजल में सिर्फ हवा ही फ्यूल होता है। तो आप बोलेंगे सर तो फिर हम लोग डीजल क्यों डालते हैं? समझो, याद जो है एक चीज़ बताइए, स्पार्क प्लग किस में यूज होता है? तो आप बोलेंगे सर पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज होता है, स्पार्क प्लग यूज करते हैं। एंड डीजल इंजन में कैसे आग लगता है, कैसे पावर स्ट्रोक मिलता है? कंप्रेशन से। आप सुने होंगे, कंप्रेस करके। अब ये कहानी क्या है समझो। मैंने क्या करा ना, जब मैं बात करूंगा पेट्रोल इंजन का, तो ये मैं पेट्रोल इंजन का 4 स्ट्रोक बनाया हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह करके नीचे आ गया और यहाँ पे पावर स्ट्रोक मिल जाएगा और ये फिर बाहर निकल जाएगा, सक कर जाएगा, ठीक है। एक सेकंड नीचे, एक सेकंड ये ऊपर आएगा, ये ऊपर गया। मैं आपको थोड़ा सा समझा ही देता हूँ इसके बारे में, और ये नीचे आ जाएगा, समझना थोड़ा सा। ये क्या होगा? मेरा सक्शन हो गया, ठीक है। ये पहला वाला मेरा सक्शन है, दूसरा वाला कंप्रेशन है, फिर ये पावर है और ये एग्जॉस्ट है। आपको आईसी इंजन का भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, पेट्रोल और डीजल इंजन भी समझ में आएगा। जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना आप लोग से पेट्रोल इंजन के बारे में, तो मैंने क्या कहा, पेट्रोल इंजन में जब हम लोग डालते हैं ना, फ्यूल डालते हैं, तो उसमें 2 चीज़ डालते हैं। एक तो हम लोग डालते हैं जैसे ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का समझ लो कि मेरा पेट्रोल है, और पेट्रोल के साथ साथ हम लोग क्या डालते हैं? हवा डालते हैं, एयर डालते हैं। तो हवा और पेट्रोल डाल दिए फ्यूल के तौर पे। जब पेट्रोल डालने जाते हैं तो उसमें हवा भी थोड़ा रहता है। अब गया, अब इसके बाद ये सक किया, तो ये क्या किया इस टाइम पे, वो जो पिस्टन है वो पीछे चल गया, ऊपर उठ गया। ऊपर उठा तो क्या होता? फ्यूल अंदर चल जाता है। ये आपका ओपन वाल्व से, ये बेसिकली आपका क्या है? ओपन वाल्व है, ठीक है। ये क्या है? मेरा ओपन वाल्व। ये जो वाल्व बेसिकली बनाया गया है, ये वाल्व जो बनाया गया, ये मेरा क्या है? ये रेड कलर से मैं बनाया हूँ, ये मेरा क्या? ओपन वाल्व, ओपन वाल्व, OOV। तो उससे मेरा फ्यूल अंदर चल गया। अब देखो यहाँ पे कंप्रेशन कर दिया, मतलब नीचे आ गया, बॉटम तक आ गया, ठीक है। तो बॉटम जब आ गया तो यहाँ पे देखो, इसके अब इतना छोटा जगह पे मेरा पेट्रोल भी है ग्रीन कलर से, और मेरा यहीं पे मेरा जो है वो मेरा आपका पेट्रोल और आपका सॉरी पेट्रोल एंड, और एक क्या था आपका? एयर, पेट्रोलियम। हाई कंप्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन। तो यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग स्पार्क प्लग। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग? स्पार्क प्लग, जो कि होता है पेट्रोल इंजन में। इसीलिए आप देखोगे बाइक वगैरह में हम लोग स्पार्क प्लग, याद है ना, किक मारते हैं, किक नहीं मारते हैं, सर दाबते हैं, सेल्फ आज के टाइम पे आ गया, सेल्फ दाबते हैं, ग्र गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। वो बेसिकली स्पार्क प्लग होता है। आप देखो कभी कभी स्पार्क प्लग जो है वो खराब हो जाता है। तो स्पार्क प्लग कहाँ पे होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पार्क का जरूरत पड़ता है। देखो ये मेरा स्पार्क प्लग है, क्या मेरा? स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग है, ये तरह से मेरा स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग का क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर में ना पेट्रोल और एयर आ जाता है पूरा दबा के। तो भी असली बात है, किसी में हाई प्रेशर क्रिएट कर देंगे तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। तो उसको बस एक चिंगारी का जरूरत पड़ता है। जैसे हम लोग स्पार्क में दबाते हैं, वैसे वहाँ चिंगारी पैदा होता है। जैसे आप गैस जलाते हैं ना, लाइटर से मारते हो और फट से गैस जल जाता है। तो अब बताइए वो गैस क्यों जलता है? रीजन ये होता है कि जो
हम लोग घर में जलाते हैं, जो मम्मी लोग हम लोग खाना बनाते हैं गैस, वो अंदर में हाई प्रेशर में रहता है, गैस को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे हम लोग गैस खोलते हैं तो हाई प्रेशर से वो निकलता है गैस सिलेंडर से, जो एलपीजी गैस रहता है। और जैसे हम लोग लाइटर मारते हैं या माचिस मारते हैं, फट से आग लग जाता है। सेम चीज़ यहाँ होता है। हाई प्रेशर में एयर, यहाँ पे क्या क्या रहता है, एयर प्लस पेट्रोल रहता है। तो हाई प्रेशर में क्योंकि दबा दिए नीचे आ गया मेरा, तो हाई प्रेशर जैसे स्पार्क प्लग दिए वहाँ पे आग लग गया, और यहाँ पे इस जगह पे मेरा बूम से एकदम आग लग जाता है। मतलब यहाँ पे मुझे मिल जाता पावर, ये मुझे इस तरह करके पावर मिल गया, ये मुझे यहाँ पे पावर मिल जाता, ब्लास्ट होता है। और उसके बाद वो साइकिल चलते रहता है। मेरा साफ्ट जो रहता है कनेक्टिंग, वो रड मेरा मतलब कनेक्टिंग रड बोल रहे हैं आपका, जो सब पूरा इंजन है वो चालू स्टार्ट हो जाता है 4 स्ट्रोक। और उसका एग्जॉस्ट में क्या होता है, ऊपर गया, जब नीचे आता है तो अब मेरा क्लोज वाल्व, जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो ओपन होता है। यहाँ से मेरा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। ये बेसिक क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व है। एग्जॉस्ट वाल्व से क्या होता है, धुआं मेरा इस बार बाहर हो जाता है। इससे मेरा क्या हो जाता है, जो भी आपका एग्जॉस्ट में गैस रहता है जो जल के राख हो जाता है मेरा, वो बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग रड, ये देखो, ये मेरा क्या था, कनेक्टिंग रड था। ये मेरा कनेक्टिंग रड है, कनेक्टिंग रड है। एंड ये मेरा जो है दिस इज योर पिस्टन, ये मेरा क्या है, पिस्टन है, P4 पिस्टन। ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल से बनाया ना, जैसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ड्रॉ रेड से, ये बेसिकली क्या है, मेरा पिस्टन है। ये मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये दिस इज योर पिस्टन। तो पिस्टन में जब नीचे आ रहा, ऊपर आ रहा, तो जब नीचे आ जाता, जैसे ये देखो, जब ये पिस्टन मेरा नीचे आ गया, तो यहाँ पे किस चीज़ का, उसको पिस्टन में क्या प्रेशर लग रहा है। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ जो भी प्रेशर यहाँ पे लग रहा है ना, वो बेसिकली लग रहा है आपके एयर प्रेशर, या फिर बोल सकते हो जो एयर और पेट्रोल है उसका प्रेशर, मतलब गैस का प्रेशर। वो गैस जो है हाई प्रेशर में उसको धकेलना चाह रहा है, लेकिन अंदर से इंजन से हम लोग लगाते कि नहीं जाने देंगे जब तक हम लोग स्पार्क नहीं लगाते। स्पार्क लगाता, आग लगाता, पीछे फट से जाता है। तो बेसिकली जो यहाँ पे जो भी मेरा फोर्स आता है ड्यू टू गैस प्रेशर के चलता आता है। अच्छा, थोड़ा मैं डीजल वाला भी आपको समझा देता हूँ। डीजल इंजन में क्या आता है सर, डीजल में सिर्फ और सिर्फ अंदर में एयर रहता है। यहाँ जैसे मैं कहा ना कि यहाँ पे एयर प्लस पेट्रोल है। सेकंड वाला देखो, इस वाले में देखो, यहाँ क्या रहता है, एयर प्लस पेट्रोल दोनों रहता है। डीजल इंजन में सिर्फ और सिर्फ एयर रहता है। जो जैसे यहाँ पे स्पार्क प्लग, वहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं रखा रहता है। डीजल के केस में वहाँ पे हम लोग डीजल को छिड़कते हैं, एकदम बूंद बूंद छिड़कते हैं। तो चूंकि वहाँ पे एयर को पूरा हाई प्रेशर से दबाया जाता है ना, तो जैसे डीजल छिड़कते हैं, एक डीजल जाता है हवा में, वो काफ़ी गर्म, एकदम जो हवा रहता है काफ़ी गर्म हो जाता है। एक बूंद अगर आया ना, वहाँ पे फट से आग लग गया, दूसरा बूंद के आग लग गया। तो इस तरह ढेर सारा हम लोग छिड़कते हैं आपका डीजल, तो आग लग जाता है। इसीलिए वहाँ पे कम खर्च होता है डीजल का, पेट्रोल का ज़्यादा खर्च होता है। वाई, बिकॉज वहाँ पे छिड़क रहे हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पूरा का पूरा पेट्रोल में आग हम लोग लगा रहे हैं। तो दोनों में अंतर समझ आया। तो यहाँ पे इसीलिए एयर हम लोग डालते हैं, ऐसा बात डीजल नहीं डालते। कब डालते हैं, सेकंड केस में, मतलब कंप्रेशन जब होता है ना, कंप्रेशन करने के बाद जब हम लोग देते हैं वहाँ पे पावर के लिए, मतलब थर्ड में पावर मिलता है, यहाँ पे हम लोग डीजल यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे हम लोग डीजल देते हैं, उसमें छिड़काव करते हैं। और हाई प्रेशर में जब आ जाता है मेरा एयर, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। एक में स्पार्क प्लग होता है, एक में नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि पेट्रोल इंजन में पावर स्ट्रोक कैसे मिलता है, तो स्पार्क प्लग से मिलता है, और डीजल इंजन में कंप्रेशन से मिलता है, हाई कंप्रेशन में एयर रहता है। ठीक है, चलिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा 10 मिनट का लेक्चर दे दिया आप लोग का आईसी इंजन का। अभी ऐसा क्वेश्चन आ गया और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपको, तो बताना जरूरी है। नहीं समझ आए तो वो तो मेरा बनता है ना, क्या उसको बोलते हैं, दायित्व है ना, कर्तव्य। चलिए डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं आगे। अब देखो, ये सभी क्वेश्चन को डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया, कैलकुलेट द रेजिस्टिंग टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल सा लॉजिक है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किन बच्चों को नहीं पता, इसके बारे में सबको पता है सर जी। क्या होता है, जैसे मान लो ये बीम है, ये मेरा बीम है, इसमें मैंने लोड लगाया, इसमें क्या मैंने करा, लोड यहाँ लगाया, फोर्स लगा इस तरह से। तो टॉर्क कैसे होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मान लो एक एवंट बोलेंगे हम लोग टॉर्क निकालो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से देंगे, तो ये मेरा देखो 90 डिग्री आएगा। तो फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये हम लोग लिखेंगे, तो F इंटू डी आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी दिक्कत यह आ जाता है कि फोर्स आपको सीधा नहीं देगा, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा टिल्ट देगा। कहने का मतलब क्या है, समझो, आपको ऐसे दे देगा, ऐसे यहाँ से फोर्स लग रहा है, अब बोलेगा इसका टॉर्क निकालो, तो आप क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे। यहाँ पे आपको मान लो 30 डिग्री दे दिया जाए, तो इधर आ जाएगा F cos 30 और यहाँ से आ जाएगा आपका F sin 30। अब बताओ, आप F cos 30 को लोगे फिर F sin 30 लोगे, किसको लोगे, आपको अगर आपको टॉर्क निकालना है तो यू नो दैट टॉर्क क्या होता है सर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे डिस्टेंस, ये तो मुझे पता है सर, डिस्टेंस लेंगे ए के पॉइंट पे अगर टॉर्क निकालने बोलेगा तो टॉर्क अबाउट पॉइंट है। लेकिन सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स चाहिए मेरा
परपेंडिकुलर के साथ साथ। तो देखो अगर मैं एफ कॉस 30 को लूँगा तो ये तो सीधा ही हो जा रहा है, ये परपेंडिकुलर हो नहीं रहा है। परपेंडिकुलर कौन सा हो रहा है यहाँ पे मेरा एफ साइन 60, तब ना मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री, तो एफ साइन 60 को लेंगे, दैट्स इट। यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, यही चीज़ यहाँ पे कहा गया। अब तो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करके आप लोग को समझा ही दिया। चलिए, तो अभी तक आई होप सो कि इसको पॉज करके आप लोग बना लिए होंगे। मैं इसको सॉल्यूशन आप लोग को कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया 30 दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है, ये और ये नहीं है, ये इसके इस तरह आएगा तब जाके परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगा। तो बस उसको रिजोल्व करो, कुछ नहीं यहाँ पे दिया गया है। बाकी मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि एंगल कहाँ से आपको पता चलेगा, एंगल भी यहाँ पे दिया गया है। तो एक आपको इसको रिजोल्व करेंगे तो एक तो इधर चल जाएगा और एक मेरा नीचे आ जाएगा। द पॉइंट इज सर एंगल कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये मेरा एंगल 30 दिया गया है। चलो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना देता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जब सारे चीज़ों को हटा के, ठीक है, उसका लिंक इस सब को हटा के सिर्फ और सिर्फ फोर्स को आप दिखाते हो, एक्सटर्नल बॉडी को हटा के सिर्फ फोर्सेस को दिखाते हैं, वो फ्री बॉडी डायग्राम होता है। मैं आपको क्लासेस में बता चुका हूँ। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो एक मेरा इस तरह करके फिक्स कहीं पे पॉइंट है और यहाँ से मेरा एक लिंक है और उस लिंक में जो है मेरा एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, कितना का, ये लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, 20 न्यूटन का लग रहा है। और ये लिंक जो है रोटेट भी करा रहा है, और लिंक क्या हो रहा है इस तरह, मतलब इस तरह में मेरा कहीं फंसा हुआ है और इसे से हो रहा है, रोटेट मेरा कर रहा है। और इसमें जो एंगल दिया गया ना, ये एंगल जो आपको दिया गया, ये तो आपका 30 डिग्री दिया गया है। तो सिंपल सा लॉजिक आप समझ गए होंगे। तो अब जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, एक ये फोर्स और दूसरा आपका ये वाला फोर्स। तो बेसिकली जो एंगल ये दिया गया यही आपका 30 दिया गया है, यही 30 दिया गया, क्योंकि ये देखो ये दोनों मेरा हो गया ना, क्या हो गया, दोनों मेरा पैरेलल फोर्स। और जब मेरा कोई पैरेलल फोर्सेस कट करता है, जैसे दोनों को पैरेलल फोर्सेस कट करेगा, तो जितना एंगल यहाँ थीटा होगा वही एंगल यहाँ थीटा होगा। तो 30 यहाँ वहाँ भी 30 हो गया। समझ आए मेरी बात। चलिए, तो डियर अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना। अब क्या करना, कुछ नहीं करना सर। ये 20 दिया गया है तो सर ये आपका 20 cos 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20 sin 30, 20 sin 30। अब निकाल सकते हो ना, ये देखो यहाँ पे हो तो गया, ये लेना हमको, दिस एंड दिस लेना है। और ये डायरेक्ट डिस्टेंस तो आपको दे ही दिया है, यहाँ पे कितना दिया गया 30 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया गया 30 सेंटीमीटर। तो टॉर्क निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना दिया गया पे, ये इस फोर्स को लेंगे, याद है ना आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए बाबू। इसको आप लोग कंफ्यूज मत होना, इतना बताने के बाद अगर आप नहीं समझोगे ना, देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, तो इस वाले फोर्स को लेंगे, 2 sin 30 को लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा पैरेलल हो गया, एक लाइन में हो गया। तो उस वाले तो 2 cos 30 को लेंगे नहीं, 2 sin लेंगे यहाँ पे। तो चलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 sin, एक सेकंड कलर में चेंज कर लेता हूँ, 2 sin 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30। सेंटीमीटर में ले लो, सेंटीमीटर में आंसर दिया है न्यूटन सेंटीमीटर, फोर्स न्यूटन में और सेंटीमीटर आपका लेंथ सेंटीमीटर में। तो देखो यहाँ पे साइन का कितना वैल्यू होता है, यहाँ पे डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर देना। चलिए यहाँ पे 300 न्यूटन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, न्यूटन सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर आप लोग निकाल लेना, यही होगा। ये सारा चीज़ तो कैलकुलेटर आप लोग बच्चा जैसा कर ही सकते हो, नहीं है तो कैलकुलेटर आपके पास दिया जाता है, कैलसी आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका ये सभी बच्चा वाला चीज़ है। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है इंटू 30, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। एक सेकंड, ये 300 या अच्छा यहाँ 20 है, मैंने 2 लिख दिया है, आई एम सो सॉरी। ये आपका 20 नहीं है, 2 है, मुझे मिटाने दीजिए, ठीक है। ये आपका 20 न्यूटन है ना, वही मैंने सोचा 20 sin 30, तो 20 sin 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 इंटू sin 30 का वैल्यू होता है, एक सेकंड फिर मैं 2 लिख रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, 1/2 इंटू 30। तो ये 2 से 2 कटा तो 10 बचा, तो 10 इंटू 30 यानी 300। तो न्यूटन एंड सेंटीमीटर, ये रहा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब लड़का को ये क्वेश्चन देख के ना, इतना इजी क्वेश्चन है, 1-2 सेकंड का बनने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्प्लिकेट इतना बना दिया है ना कि आप फंस जाओगे। देखो यहाँ पे कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। 2 आइडेंटिकल ट्रस दिया गया है, जैसे एक ट्रस दिया गया टेंशन में, दोनों खींचा रहा, कहीं फिक्स बॉडी पे अटैच है, और ये एक इतना बॉडी को झेल रहा है, मतलब 2 जगह से बांध दिया गया रस्सा से, और रस्सा से बांध के एक कोई चीज़ लटका दिया गया है, ठीक है। तो आपको बोलना है कि ये दोनों में टेंशन कितना हो रहा है। तो देखो यही पे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोला गया है, 2 आइडेंटिकल ट्रस है सपोर्टेड लोड ऑफ 100 न्यूटन एज सोन इन फिगर, द लेंथ ऑफ द ईच ट्रस इज दिस मच। लेंथ दिया गया ट्रस का, अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया गया 200 mm का, यंग मोल्डस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया गया। तो आपको फोर्स निकालना इन द ट्रस AC, मतलब आपको बोला गया है कि इस वाले में A एंड C, इसमें जो है कितना टेंशन होगा,
कितना मेरा फोर्स लगेगा, टेंशन लगेगा, वो निकालना। एक चीज़ बताइए, यहाँ जो दिया गया है लेंथ दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है ई यानी कि यंग्स मॉडुलस, क्या इसका कोई यूज है? आप देख के बोलोगे सर जी इसको या तो हम लोग लेमिस थ्योरम से सोल्व कर देंगे या फिर रेजोल्यूशन से सोल्व कर देंगे। तो ये क्यों दिया गया? बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, दैट्स इट। आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा डाटा दिया गया, जबकि कोई डाटा का यूज नहीं होगा। देखो एक डाटा का भी मैं यहाँ पे यूज नहीं करूँगा, सिंपल रेजोल्यूशन से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको चलते हैं, देखिए हम लोग इसको रेजोल्यूशन से ईजी तरीका से मैं इसको बना दूंगा। देखो कैसे बनाएंगे सर जी, देखो इसको मैं कैसे बनाता हूँ आप लोग बस देखिए। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, इसको रेजोल्व करूंगा। तो एक चीज़ बताइए, ये मेरा टेंशन इधर जा रहा था और इधर भी मेरा टेंशन जा रहा, दो मेरा टेंशन जा रहा है। इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम से आप लोग बना देता हूँ, ठीक है। एक मेरा बॉडी है इस तरह से, एक मेरे इधर टेंशन जा रहा है, एक मेरे इधर टेंशन जा रहा है। ये भी टी है, ये भी मेरा टी है, और ए सी बोला गया था ना, तो आपको ए एंड सी ये टी को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। एंड दोनों में आप डिग्री देख सकते हो, दोनों मेरा 30 बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। कितना बना रहा है? 30 मेरा बना रहा है एंगल इसके साथ, मतलब ये भी मेरा 30 बना रहा है और ये भी मेरा 30 बना रहा है। अच्छा सर जी, तो क्या करें सर? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको डियर। एंड हाँ एक चीज़ मैंने तो बताना भूल गया, नीचे में भी मेरा लग रहा है कितना, 100 न्यूटन का लग रहा है लोड। तो आप सिंपल करो, लेमिस थ्योरम लगा दो, रेजोल्यूशन छोड़ो, लेमिस थ्योरम लगा दो, क्योंकि एक आपको फोर्स पता है और सारा एंगल यहाँ पे पता है, क्योंकि ये भी 90 दिया गया है, ऑब्वियसली बात है 90 होगा ना, और इधर वाला भी 90 हो जाएगा। तो 90 और सबको जोड़ के यहाँ घटा देंगे, तो देखो 90 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60, तो कितना यहाँ पे करेंगे, आ जाएगा मेरे यहाँ पे 420 और 360 माइनस घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा यहाँ पे 120। एक सेकंड इसको हटाओ, तो ये टोटल मेरा यहाँ पे आ जाएगा कितना, 120। तो सारा एंगल आपको पता चल गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, लेमिस थ्योरम पुट करो। तो मैं एक ही टी लेके चलता हूँ, क्योंकि एक ही टी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो टी अपॉन, तो ये टी का मैं लेके चल रहा हूँ, एसी वाला टी, क्योंकि वही निकालने बोला है। तो इसके अपोजिट वाला फोर्स ये है, तो 120 वाला एंगल ले लेंगे। इसके अपोजिट वाला फोर्स ये है, तो ये वाला एंगल ले लेंगे। बचेगा क्या मेरा, इसको भी नहीं लिए, इसको भी नहीं लिए, मेरा बचा ये वाला 90 प्लस 30। समझ है ना किस एंगल को मैं लिया, ठीक है, किस एंगल को मैं लिया, ये चीज़ आप लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। तो टी अपन क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा डियर, 120। तो साइन 120, एक सेकंड, साइन 120 और इज इक्वल टू 100 आपको दिया गया। 100 भाई कौन सा एंगल लेंगे, तो इसके बगल वाला फोर्स देखो, इसके बगल वाला फोर्स देखो। तो इसके बगल वाले फोर्स के लिए कौन कौन सा एंगल आया, किससे पास हुआ, तो 90 और 30 से पास हुआ, तो नहीं देंगे। और ये 90 30 से पार हो, इसको भी नहीं लेंगे। बचा क्या, 120। तो साइन 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन 120। तो आ जाएगा, एक सेकेंड, साइन 120। और ये बेसिकली टी क्या है, टी एसी है, हम लोग एसी वाला टी लिए, ये वाला टी लिए। तो बस यही टी तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो 120 कट गया, तो डायरेक्ट आंसर निकल गया 100 न्यूटन। देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं था, तो 100 न्यूटन आंसर हो गया। समझ आया, बस ये इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हो। रेजोल्यूशन से भी निकाल सकते थे। ये जो टी आया ना 30, इसको मैं यहाँ पे ले लेता टी कॉस 30 और इधर मैं लेता टी साइन 30। तो अब देखो टी साइन 30 ये क्या है मेरा, बेसिकली वर्टिकल है, और नीचे भी वर्टिकल मेरा दिया गया। इन दोनों वर्टिकल में यहाँ पे लेकर बना सकता था, इसको और इसको लेकर बना सकता था, रिजॉल्व कर लेता। तो बस यहाँ से भी आपका आंसर आ जाता। तो तरीका हजार है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकालेंगे। बेसिकली यहाँ पे टी मेरा पता और साइन 30 साइन, हाँ आराम से आ जाएगा। बहुत तरीका है, हजार तरीके से आप ला सकते हो। वैसे देखो यहाँ पे 2 आ जाता टी, क्योंकि इस टी को भी इधर हम लोग लेके जाते हैं, टी टी है ना, तो इधर दोनों को ले जाते हैं और सम ऑफ दी वर्टिकल करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तरीका है, बस आपको बस ये आना चाहिए कि कैसे मुझे सॉल्यूशन करना है। एक बार सॉल्यूशन करने का तरीका आप समझ जाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। चलिए गाइज बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि द पैरेलल फोर्सेस 100 किलो न्यूटन एंड 70 किलो न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे एक्ट कर रहा पैरेलल फोर्सेस है, ठीक है, पैरेलल फोर्स बताया गया है। एंड हैव रिजल्टेंट 25, बोला उसका रिजल्टेंट 25 आ रहा है। तो आपको बोलना देन टू बॉडी द टू फोर्सेस आर लाइक होगा अनलाइक होगा, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि दो मेरा फोर्सेस है, एक 100 है और 75 है, लेकिन रिजल्टेंट आ रहा है 25। तो रिजल्टेंट कब 25 आएगा, अगर दोनों फोर्स मेरे एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे 100 भी इधर लगेगा और 75 इधर लगेगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों को जोड़ के मतलब 175 आ जाएगा। लेकिन रिजल्टेंट बोला 25 है, और 25 कब आता है, जब मेरा एक अपोजिट होगा। ऑब्वियसली बात है, एक मेरा 100 फोर्स अगर इस डायरेक्शन पे जा रहा है, एक सेकंड, अगर 100 इधर जा रहा है तो 75 मेरा इस डायरेक्शन पे जाएगा।
तभी जाके ना रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा, जब अपोजिट जाता है, याद है ना, P माइनस क्यू, अगर ये P लेंगे Q लेंगे तो करते थे हम लोग P माइनस क्यू, तो जो बड़ा रहेगा उस पर घटा देंगे, तो बस सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 25, क्योंकि 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो आपको क्या देख के लग रहा है ये कैसा फोर्स है, ये बताइए कैसा फोर्स है। तो आप बोलेंगे पैरेलल तो है लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्स है, तो यहाँ पे कहाँ पे दिया गया, अनलाइक पैरेलल, बी नंबर में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो इस तरह का क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है जो कि काफ़ी एकदम बेसिक क्वेश्चन रहता है, एक लाइन को, ये सभी 1-2 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है, बस कॉम्प्लिकेट करने के लिए दिया गया। देखो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है व्हाट इज द थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, थ्रस्ट आपसे निकालने बोला गया है यहाँ पे कि बताइए व्हाट इज द थ्रस्ट एट पॉइंट ए पॉइंट पे आपको थ्रस्ट निकालना है इन द पोस्ट शोन इन फिगर। ए कहाँ दिया गया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपको थ्रस्ट, अब बस खाली ये मैं आपको बता देता हूँ कि थ्रस्ट क्या होता है। देखो मैं ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये चीज़ मैं आप लोग को नहीं लिखा है नोट्स में, ठीक है, शायद मेरे से मिस हो गया होगा। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स होता है फोर्स अलोंग एक्सिस, क्या होता है, फोर्स अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस, फोर्स अलोंग एक्सिस को हम लोग थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, इज कॉल्ड, एक सेकंड, इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। अलोंग एक्सिस का मतलब समझो, जैसे कि मान लेते हैं कि दिस इज आवर बीम, एक मेरा कोई बीम है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ लोड लगा रहा हूँ, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ लोड लगा रहा हूँ, जैसे मैंने इस तरह करके लोड लगाया, ये मैंने लोड लगाया F, तो F के क्या बोला गया है, अलोंग, F अलोंग, उसके अलोंग, फोर्स अलोंग द एक्सिस, उस एक्सिस के अलोंग कहीं भी लगेगा ना वो हो जाएगा। जैसे अगर मेरा यहाँ भी लगा ना, एक सेकंड में एक्सिस पहले यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका एक्सिस 20 से कहीं पार होगा, ऐसे कुछ पार होगा मेरा एक्सिस, ऐसा कुछ पार होगा, दिस इज योर एक्सिस। तो थ्रस्ट फोर्स इज क्या कहा गया, फोर्स अलोंग द एक्सिस, मतलब यहाँ पे अगर कहीं भी लगा, जैसे यहाँ भी फोर्स लगा या यहाँ लगा, ये सभी का सभी जो फोर्स लग रहा ना, दीज ऑल आर माई थ्रस्ट फोर्स, मतलब उस एक्सिस के पैरेलल में अगर कहीं भी लगेगा ना तो वो मेरा क्या कहलाएगा, थ्रस्ट फोर्स कहलाएगा। मेरे बात समझ आ रहा है कि नहीं, समझो मेरी बात, ये एक मेरा बॉडी है और ये एक मेरा फोर्स है, ठीक है, मेरा फोर्स है, तो ये मेरा एक्सिस मान लो 20 से पार हो रहा है, 20 से मेरा एक्सिस पार रहा है, अब यहाँ भी अगर लगेगा, यहाँ भी लगेगा, तो सब मेरा थ्रस्ट फोर्स कहलाएगा, क्योंकि जो बीच एक्सिस है, एक्सिस हमेशा बॉडी के बीच से पार होता है, तो उसके पैरेलल कहीं भी लगेगा ना उसी एक्सिस के अलोंग, तो वो मेरा थ्रस्ट फोर्स ही कहलाएगा। बस आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ए बॉडी है, तो ए बॉडी का अगर मैं एक्सिस बोलूंगा तो कहाँ जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर इससे पार हो रहा है मेरा एक्सिस। अब इसके अलोंग कहीं भी जैसे कौन सा फोर्स निकालोगा, अब बताइए, तो इसके अलोंग, तो इसके अलोंग ये भी फोर्स हो जाएगा, चाहे किधर भी जाए कोई दिक्कत नहीं, इधर जाए, बस इसके अलोंग कोई भी फोर्स है। तो यहाँ पे देखो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है 1 किलो न्यूटन का कोना में लग रहा है, साइड में लग रहा है, तो इसको पहले तो आप रिजोल्व करोगे, तो एक इधर रिजोल्व करोगे, एक इधर रिजोल्व करोगे, तो ये आ जाएगा क्या, 1 cos आपका 60 एंड ये क्या आ जाएगा 1 sin 60। तो बस ये आंसर हो गया 1 sin 60। कुछ था यहाँ पे, कुछ नहीं था, क्योंकि देखो ये इसके अलोंग हो गया ना, एक्सिस के अलोंग आ गया, तो यही तो कहा गया, स्टेटमेंट पढ़ो, फोर्स अलोंग एक्सिस, मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन आपको बता दिया, समझा दिया, तो इसके अलोंग कहीं भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, बस आपको ये पकड़ना था कि कौन सा लेना है, आपका sin 60 वाला लेना है फिर cos 60 वाला लेना है, दैट्स इट। समझ आया कि नहीं मेरी बात। तो इस तरीके से आपको बनाएं, क्वेश्चन में सारा चीज़ को हटा देता हूँ ताकि आप नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे बोला है तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे इस तरह करके मेरा ए है, ए दिया गया, तो ये मेरा एक्सिस हो गया, ठीक है, मेरा एक्सिस हो गया, और यहाँ पे कहीं मेरा क्या था, बीम था इस तरह करके, तो यहाँ पे लग रहा था आपका 1 किलो न्यूटन, ये 60 एंगल बना रहा था, तो यहाँ पे हम लोग रिजोल्व किए 1 sin 60 और दिस विल बी योर आंसर। तो 1 sin 60 को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर लगभग जो आने वाला है, मतलब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैलसी में देख लीजिएगा 1 sin 60 कितना होता है आपका, होता है आई थिंक √3/2, यही होता है ना, तो उसको आप कैलकुलेट करना तो आपको शायद मिल जाएगा √3/2 इज इक्वल टू आता है 0.8666, इस टाइप से न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, करके न्यूटन। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, ये ए नंबर करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। समझ आए मेरी बात की नहीं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर निकालना। तो ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन था। चलिए डियर,
ये क्वेश्चन देख लिए ना हम लोग। अब बात करते हैं इन केस ऑफ कनकरेंट कोप्लेनर फोर्स द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कनकरेंट याद होगा ना, ये कनकरेंट, ये रहा, ये रहा, ये रहा, एक पॉइंट से निकलने वाले फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कनकरेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर मेरा कनकरेंट फोर्स होगा तो बताओ हमको फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए इन केस ऑफ कनकरेंट कोप्लेनर फोर्स, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे है, द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग क्या करते थे? तो आपको पता सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल करते थे और सम ऑफ द वर्टिकल करते थे, यही तो हम लोग करते थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करते थे। क्या और कुछ करते थे? मोमेंट निकालते थे? नहीं, क्योंकि सबका हम लोग क्या करते थे, जैसे F3 का, तो F3 का हॉरिजॉन्टल वाला निकाले, वर्टिकल वाला निकाले, F1 का तो इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल निकाले, सबका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करते थे और सम ऑफ वर्टिकल और सम ऑफ हॉरिजॉन्टल से हम लोग रिजल्टेंट भी निकालते थे और आपका tan phi यानी कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट निकालते हैं और वैल्यू ऑफ सब कुछ। तो यहाँ पे सिर्फ यही दोनों का जरूरत मेरा पड़ता है, मोमेंट का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ आज। ट्रिक में ये बताता हूँ कि जब भी कहीं कनकरेंट होगा ना तो वहाँ पे मोमेंट का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे याद रखना कहीं भी अगर कनकरेंट रह गया, कनकरेंट तो वहाँ पे मोमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, मोमेंट वहाँ पे नहीं आएगा। अब जैसे चाहे लिख लो, मोमेंट नहीं आएगा अगर कहीं पे कनकरेंट रहा। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि अगर कोई बॉडी पे कनकरेंट फोर्स है, मान लो यहाँ पे F1 फोर्स लगा, यहाँ से मेरा F2 फोर्स लगा और यहाँ से एक सेकंड ये मेरा F2 फोर्स और यहाँ से लगा मेरा F3 फोर्स। कनकरेंट है, मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके सबको मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं डॉट डॉट करके दिखाऊं तो सब कोई जाके एक पॉइंट पे मिल रहा है। एक चीज़ बताओ, ये तो बैलेंस हो गया ना। इस तरह मान लो ऊपर से मैंने कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, बेसिकली सभी बैलेंस कर दिया फोर्स को। तो क्या इसमें कभी मोमेंट आएगा? कभी मोमेंट नहीं आएगा। या फिर देखो समझो मेरी बात, ये मेरे तरफ देखिए, पेंसिल है, मैंने एक फोर्स लगाया और जस्ट मैंने यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं दोनों एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो क्या ये कभी इसमें मोमेंट आएगा? मोमेंट मीन्स क्या होता है? जो घूमता है। लेकिन अगर इसी बॉडी में इस तरह बॉडी है और एक फोर्स मैंने ऊपर लगाया F और F2 मैंने नीचे लगाया, जैसे ऐसे करेंगे ना हम लोग तो मोमेंट क्रिएट हो गया। फिर कोई इस तरह का एक बीम भी ले लेंगे और बीम के ऊपर मैंने एक लगाया F1 फोर्स और F2 लगाया, तो इसमें क्या आ जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे क्या ये मेरा कनकरेंट है? नहीं, अब मेरा नॉन कनकरेंट है, क्योंकि एक पॉइंट से पास नहीं आ रहा है, दोनों एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, यहाँ भी एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मोमेंट आएगा। कहने का मतलब ये देखो बीम है, अब देखो ये एकदम कनकरेंट था, मतलब एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, कहीं ना कहीं मिला दे सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ पे ऊपर नीचे करता हूँ, देखो ध्यान से ऊपर नीचे करता हूँ, देखा क्या हो गया? ये बैलेंस होगा ही नहीं, ये बैलेंस होगा ही नहीं। देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? नहीं, ऐसे हो जा रहा है, इम्पॉसिबल है। सेम देखो ये मान लो एक डिब्बा है, कोई सिस्टम है, मैंने यहाँ करा, यहाँ करा, देखो एकदम कनकरेंट है ना, कहीं जाकर देखो दोनों को आप एक पॉइंट पे आके मिला सकते हो, इमेजिनरी समझना। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूँ, जैसे इसको यहाँ रखा, इसको रखा है, अब देखो ये कनकरेंट नहीं है ना। जैसे अभी देखो तो फोर्स नहीं लगाया, अभी मैं सपोर्ट दिया, हटाया, देखो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये अपने आप मुड़ जाएगा, क्योंकि वो ऊपर वाला उधर धकेलना चाहेगा, नीचे वाला इधर धकेलना चाहेगा, तो दोनों धकेलना चाहेगा ना, तो ऐसे मूव कराएगा, यानी मोमेंट आया। सेम यहाँ पे भी अगर ऊपर नीचे लगाएंगे तो क्या होगा? मोमेंट आएगा। मोमेंट यहाँ पर आ रहा है, तो कब मोमेंट आया? जब मेरा नॉन कनकरेंट रहा है, यानी कनकरेंट होगा तो कभी भी मोमेंट आएगा नहीं? आने वाला। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस करके रखता है, तो उसमें मोमेंट आएगा ही नहीं। तो जब भी आपको क्वेश्चन पे कनकरेंट कहीं दे दे, तो यहाँ पे देखो जैसे कनकरेंट बोल दिया है तो आपको सिंपल लगना है कि मोमेंट वाला तो आंसर होगा ही नहीं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मोमेंट है नहीं होगा सी, इसमें मोमेंट नहीं होगा ए नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बी आंसर हो गया। और आपको पता है कि कनकरेंट के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकालते हैं, तो वो तो आपको पता ही था। लेकिन यहाँ पे मैंने और एक बताया कि जब भी कनकरेंट होगा मोमेंट नहीं लेना, दैट्स इट। तो आप लोग 1000 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस फील आना चाहिए क्वेश्चन को समझने का। अब देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे भी कनकरेंट है, देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है। देखो यहाँ पे फिर से कनकरेंट आया ना, तो सर जी मोमेंट तो आएगा नहीं, तो कहाँ पे कहीं मोमेंट है क्या? तो सर यहाँ पे मोमेंट है, देखो ये दोनों में मोमेंट कहा गया है, mx my, मोमेंट x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये दोनों तो नहीं रहा, नॉन ऑफ दी अबव, ये में भी हो सकता है ए हो ना हो, तो दो तो यहीं से छाड़ दिए हम। अब देखो यहाँ पे कहा गया है अ रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ नॉन कोप्लेनर कनकरेंट, लेकिन ये बोला नॉन कोप्लेनर है, मतलब अलग अलग आपका प्लेन पे फोर्सेस पड़ रहा है, ठीक है, नॉन कोप्लेनर है, फोर्सेस सिस्टम है। इफ द बॉडी इज इन रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है तो आपको ये पता करना है कि आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका रिजल्टेंट मतलब सम अप कैसे करोगे। तो इसमें देखो इसमें भी कोई 30 पान खाने वाला क्वेश्चन नहीं है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ये कहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था यूके PSC AE का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को कैसे डील करोगे,
ये मेरा 3 एक्सिस होता है, ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y और ये मेरा हो गया z। ठीक है, तीनों एक्सिस में अलग अलग एक्सिस में मेरा लग रहा है लोड लग रहा है। ठीक है, हर प्लेन पे मेरा लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, प्लेन 1 में भी, प्लेन 2 में भी और प्लेन 3 में भी लग रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है एक चीज़ बताइए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कंकरेंट है, मोमेंट तो होगा नहीं, तो मोमेंट करा। आपको ये पता है कि भाई तीनों में लग रहा है ना, तो आपको एक्स डायरेक्शन में भी निकालना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द वर्टिकल। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेन का बात कर रहा है। तो जब भी मैं एक प्लेन इस तरह करके दिखा रहा हूँ तो एक प्लेन पे आपको क्या नजर आ रहा है, एक प्लेन पे आपको लाइन को नजर आ रहा है, एक ये लाइन नजर आ रहा है और आपका ये लाइन नजर आ रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया। अब बात करें सर सामने वाला, तो ये भी तो आपका वर्टिकल ही हुआ ना और ये भी आपका हॉरिजॉन्टल ही हुआ। तो दोनों हॉरिजॉन्टल सम ऑफ जब बोलते हैं, मैं जब बोल रहा हूँ यहाँ पे सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इसका मतलब क्या है कि सारे हॉरिजॉन्टल को जोड़ देंगे। और जब मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ द वर्टिकल, तो उसका मतलब क्या, सारे वर्टिकल को जोड़ देंगे। तो जब एक प्लेन पे रहता है, इसलिए को प्लेन वहाँ पे कहा गया था इससे पहले वाले में, तो इसलिए सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द वर्टिकल निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया आपको नॉन को प्लेनर, मतलब एक से ज़्यादा प्लेन पे है। तो एक से ज़्यादा प्लेन में तो और एक यहाँ पे आ जाता है, दैट इज जो जेड वाला आ जाता है। तो इस बार सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, हम लोग को तीनों निकालना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और एक दूसरा वाला। तो इस बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना मान के हम लोग दूसरा कुछ मान लेते हैं इजी करने के लिए। क्या मान लेंगे, एक्स वाई जेड। तो मान लेते हैं ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है और मेरा जेड है। तो यहाँ पे सम ऑफ एक्स निकालेंगे, इस बार सम ऑफ वाई निकालेंगे और सम ऑफ जेड निकालेंगे। सम ऑफ क्या करेंगे, यहाँ पे जेड फोर्सेस निकालेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे, ए नंबर हो गया। सम ऑफ एक्स डायरेक्शन में वाई जेड वही है। सम ऑफ एक्स मतलब समझ लो ये वर्टिकल वाला ही है, सम ऑफ वाई मतलब समझ लो आपका हॉरिजॉन्टल वाला ही है। लेकिन एक तीसरा भी आया, तीसरा एक्सिस को क्या माना गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तीसरा को तो कुछ मान नहीं सकते, इसलिए मैंने एक्स वाई और जेड माना, क्योंकि तीनों में दिया गया तो तीनों में निकालेंगे। समझ आए मेरी बात। चलिए, तो ये चीज़ है, आपको समझ आया ना। बस इंपॉर्टेंट ये कि समझ आना चाहिए, एक प्लेन है तो एक प्लेन में दो ही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। लेकिन जैसे यहाँ पे तीसरा प्लेन आया ना, तो तीसरा प्लेन ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, क्योंकि ये अंदर जा रहा है। समझ लो, देखो इसका अगर मैं बॉडी का बात करूंगा तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, ये वाला जो यहाँ से आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल अगर बात करेंगे तो ये वर्टिकल। लेकिन जेड कौन सा हो गया, ये जो कोना से निकल रहा है, ये थिकनेस वाला आता है जो आपके तरफ से जा रहा है। तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको सिर्फ यहाँ वाला एंड यहाँ वाला दिखे, ये दोनों दिखेगा, सामने वाला। क्योंकि देखो सामने कर दे तो आपको सिर्फ एक डॉट दिख रहा है पेन का, लेकिन ये ऐसे दिखेगा ना। तो ये जब आपको इस तरह करके ऐसे दिखोगे तब आपको पता चलेगा, और टॉप या बॉटम से, तो वो एक्सिस है। इसीलिए एक्स वाई जेड मैंने निकाला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो क्या इतना पढ़ के आप लोग को फील आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का हो गया है ख़त्म। हम लोग का पूरा जो टॉपिक था फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, ये इसका दी एंड हम लोग कर दिए। क्या हो गया मेरा, खत्म हो चुका है। बहुत बेहतरीन से मैं आप लोग को ट्राई किया हूँ समझाने का, और मैं धीरज धर के बच्चा की तरह एक एक चीज़ मैं आप लोग को बताया हूँ। अभी तक आपको सारा थ्योरम नहीं समझ आया, ये सभी चीज़ नहीं समझ आया, तो 2-3 बार आप देखिए, 1-2 बार आप लेक्चर को देखिए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाए उसको पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को और एक बार घर में जाके या फिर 2-3 बार कभी 1-2 दिन के बाद उसको पढ़ने के बाद आपको फिर से लगाइए। नहीं समझ आए तो और एक बार वीडियो और एक बार देखिए, फिर लगाइए। आपको देखिएगा 100% हर एक चीज़ समझ में आएगा क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि इतना मैं मेहनत किया हूँ, इतना कोई नहीं करता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पेड का कोई बात नहीं, मैं अपना चैनल में पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा अपना चैनल है। मैं कहीं पे और जगह पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे अलग बात आ जाती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को पूरा का पूरा, मैं वहाँ पे पैसा भी तो लेता हूँ, ऑब्वियसली बात है, फ्री ऑफ कंटेंट में यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जिस मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मैं चाहता हूँ आप लोग को सही चीज़, रियल चीज़ मिले। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, एंड आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए गाइज, एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को सही लग रहा है पढ़ाने का तरीका, तो आप चाहे तो एसएससी जेई का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप कोर्स ले सकते हो, आरआरबी जी का करना चाहते हो ले सकते हो। बिकॉज एसएससी जेई का कोर्स अगर लोगे तो उसके केवल जितने भी स्टेट लेवल ए जेई वो भी प्रिपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, टेस्ट भी मिल जाएगा यहाँ पे। एसएससी जो भी आप कोर्स लेगा उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर मिलेगा। इसके अलावा स्पेशल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चलाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का स्पेशली, मतलब यहाँ पे जो भी आपका लेक्चर है वहाँ पर क्वेश्चन कराया जाएगा, जब भी करा रहे हैं, लेकिन स्पेशल भी कराया जाएगा ताकि आप उसमें मास्टर बनो। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर 15-20 साल का क्वेश्चन रहता है उसको भी कराते हैं। सेम आरआरबी का कराएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, स्पेशल न्यूमेरिकल क्लास कराएंगे, रिवीजन क्लास चलेगा, और लेक्चर तो चलेगा ही चलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। चाहे तो इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट पता कर सकते हो, कोर्स को कैसे बाय करना है, कैसे परचेस करना है। यहाँ पे 6 मंथ का 2500, 12 महीना का 4 और 18 महीना का 5000। सेम एसएससी जेई का यहाँ पे आप देख सकते हो फी वगैरह स्ट्रक्चर, और पता करने के लिए व्हाट्सअप टेलीग्राम इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कर सकते हो।
आई होप सो आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। एंड यूट्यूब में तो रेगुलर आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, यूट्यूब में आएगा, टोटल आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करो, वीडियो को कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, दैट इज योर फ्रिक्शन को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। सेफ रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए लाइफ में। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, प्यार से पढ़ना। कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर व्हाट्सअप टेलीग्राम करना, चाहे कोई रिलेटेड हो। सर कैसे मैनेजमेंट करना टाइम का, किस तरीके से पढ़ाई करना है, रिविजन कैसे करना है, क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, हर चीज़ में आप लोग को बताऊँगा, हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में गाइज, बाय बाय।